सो वेलकम स्टूडेंट इन दिस क्लास। हम लोग अभी क्या करेंगे आज की क्लास में वेरियस प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर है? यानी कि जैसे इससे पहले आइडियल गैस में भी हमने बहुत सारे प्रोसेस के बारे में डिस्कस किया है। कांस्टेंट प्रेशर में क्या होता था, कांस्टेंट वॉल्यूम में क्या होता था, कांस्टेंट आपका इंथैल्पी होता था, इंट्रोपी होता था, तो उसमें क्या होता था। तो ये जो अलग अलग प्रोसेस हैं, तो हमारे सिलेबस में 4 टाइप के प्रोसेस दिया गया है। कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट इंट्रोपी और कांस्टेंट इंथैल्पी। इन 4 प्रोसेस के बारे में देखना है। तो अभी के स्लाइड में ये 2 देखते हैं, देन नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग 2 अलग और प्रोसेस देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के बारे में। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस मतलब क्या होता है कि जो हमारा पर्टिकुलर जो प्रोसेस है वो एक कांस्टेंट प्रेशर पे हमारा क्या हो रहा है, अचीव हो रहा है। तो अगर यहाँ पे देखिए 2 डायग्राम बनाया गया है, एक पीबी डायग्राम बनाया गया है और एक टीएस डायग्राम बनाया गया है। तो पीबी डायग्राम में अगर हम कांस्टेंट प्रोसेस को अगर हम लोग ट्रेस करने की कोशिश करें तो हमें ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब एक फ्लैट लाइन हमें ऐसा देखने को मिलेगा। तो ऑब्वियसली पीबी डायग्राम में ये जो 1 से 2 तक जो प्रोसेस हुआ है, तो ये जो हमने शेडेड किया हुआ है, ये पर्टिकुलर एरिया क्या बता रहा है, जो पीबी डायग्राम में जो एरिया होता है वो एक्चुअली वर्क डन के बराबर होता है। तो कभी कभी मान लीजिए कि अगर न्यूमेरिकल में या फिर कोई एग्जाम में ऐसा भी दिया हो कि पीबी अंडर द कर्व और ये सारे कोऑर्डिनेट आपको पता रहेंगे और वर्क निकालना रहेगा, तो आपको ज़्यादा वो मतलब कि इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली इसके एरिया निकाल लीजिए, तो वही एरिया पीबी डायग्राम को किसके बराबर हो जाता है, आपके वर्क के बराबर होता है। और अगर वही टीएस डायग्राम दिया रहेगा तो ये जो शेडेड एरिया हो जाएगा वो किसके बराबर हमारा हो जाएगा, हीट ट्रांसफर के बराबर हो जाएगा। तो ये तो पिछले क्लासेस जो भी हमने किया है उसमें हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। तो अगर मान लीजिए कि अगर कोई भी पर्टिकुलर प्रोसेस दिया हुआ है तो उसमें अगर प्रेशर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस दिया है और अगर हमें वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ पी डीबी। और क्योंकि प्रेशर हमारा यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, तो हमारा वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा, पी V2 माइनस V1, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। वैसे ही कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में अगर आप पढ़े होंगे पिछले क्लास को, अगर आप रिकैप करेंगे तो जो हीट ट्रांसफर होता है वो चेंज इन इंथैल्पी के बराबर होता है अगर पर्टिकुलर प्रोसेस जो है अगर वो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। तो यहाँ से हम डायरेक्टली H2 माइनस H1 निकाल सकते हैं। अब वो कैसे, HS डायग्राम से हम लोग डायरेक्टली H2 माइनस H1 इंथैल्पी निकाल सकते हैं। तो ये जो इंथैल्पी का जो डिफरेंस होगा वही किसके बराबर हो जाएगा, हीट ट्रांसफर के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? और अगर हमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना होगा, तो क्योंकि हम लोग जानते हैं कि H इक्वल टू होता है U प्लस पी बी, तो U इक्वल टू क्या हो जाएगा, H माइनस पी बी। तो डेल्टा U क्या हो जाएगा, तो H1 मतलब कि 1 क्वांटिटी 2 माइनस क्वांटिटी 1 कर लीजिए, यानी H2 माइनस H1 माइनस P2 V2 माइनस P1 V1। और ये सारा जो डेटा रहेगा वो हम स्टीम टेबल से, जब हम लोग स्टीम टेबल यूज करेंगे तो वो हम लोग इसको देख लेंगे कि कैसे इसका ये डेटा हमें मिल जाता है। क्लियर है? तो इस तरीके से हमने वर्क डन निकाल लिया, हीट ट्रांसफर निकाल लिया और चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकाल लिए कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए। सेम अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए बात करें, और एक चीज और यहाँ पे रिकैप करने की जरूरत है कि जो टीएस डायग्राम है उसमें देखिए डोम के अंदर में जो हमारा लाइन होता है कांस्टेंट प्रेशर का, तो जो टेम्परेचर का लाइन होगा ये यहाँ पे भी ये क्या है, एक तरीके से कांस्टेंट टेम्परेचर का ही लाइन है। तो वैसे ही कांस्टेंट प्रेशर का लाइन भी यही होता है और उसके बाद फिर वो इस तरीके से इंक्रीज होते जाता है। क्लियर है? तो यानी कि ये जो पर्टिकुलर लाइन है वो क्या बता रहा है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस को बता रहा है। और अगर हम शुरुआती से खींचे तो इस तरीके से ये जाता है। ठीक है? तो इस तरीके से इसको याद रखिएगा। अब अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस का बात करें तो पीबी में ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस को बता रहा है, तो वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि चेंज इन जो वॉल्यूम है वो 0 हो गया। तो टोटल वर्क डन कितना हो गया हमारा, 0 हो गया। अब अगर हम हीट ट्रांसफर का बात करें तो हीट ट्रांसफर तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, और वर्क डन किसके बराबर होगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। या ऐसा भी अगर आपको याद आ रहा होगा, हमने डिस्कस किया कि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है वही हीट ट्रांसफर के बराबर होता है, और कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में जो चेंज इन इंट्रोपी इंथैल्पी होता है वो हीट ट्रांसफर के बराबर होता है। तो वहां से भी हम देख सकते हैं कि जो हीट ट्रांसफर होगा वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर हो जाएगा।
जाएगा। और देन अगेन चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इस तरीके से जहाँ जैसे हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए वैसे यहाँ पे हम लोग निकाल सकते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि टीएस डायग्राम में पीबी डायग्राम कैसे जा रहा है, इस तरीके से जा रहा है। और टीएस डायग्राम में अगर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है तो वो इस तरीके से जा रहा है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ये आपको बनाने के लिए दिया जा सकता है। क्लियर है, यानी ये हमारा क्या बता रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस को बता रहा है। पहले ये ऐसे इंक्लाइन, देन ये थोड़ा सा यहाँ पे क्या है, इसका जो स्लोप है कम है और इसके बाद इसका स्लोप जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। क्लियर है ये। तो इस तरीके से जो जो छोटे छोटे पॉइंट है वही आपको याद रखने हैं। अब ये पर्टिकुलर इसमें कोई लॉजिक नहीं है कि ये कैसे आ रहा है, यहाँ पे मतलब कि कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिसको कि किस तरीके से ग्राफ प्लॉट किया गया, क्योंकि देखिए एक्सपेरिमेंट किया गया, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट करते गए और उसके टेम्परेचर वर्सेस इंट्रोपी के पॉइंट को, डेटा को नोट डाउन करते गए। तो जब हम लोग नोट डाउन किए तो हमें पता चला कि इस तरीके से ग्राफ मिल रहा है। तो वो एक इटरेशन प्रोसेस है। तो अगर हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि हमें पीएचडी अभी नहीं करना है, अभी डिप्लोमा में धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आपको क्या रहेगा कि ये जो अलग अलग जो प्रोसेस है, कैसे पीएच डायग्राम बन रहा है, कैसे टीएस डायग्राम बन रहा है, कैसे एचएस डायग्राम बन रहा है, ये सारे आपको याद रखना होगा और बार बार प्रैक्टिस करना होगा। बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो वो चीजें आपको इजीली आपके दिमाग में वो बैठ जाएगी। क्लियर है। तो चलिए ये दो प्रोसेस हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट स्लाइड में बाकी के जो बच्चे दो प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। चलिए अभी हम लोग दो प्रोसेस के बारे में देखे पिछले स्लाइड में। एक तो हमने कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के बारे में देखा, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। अब हम लोग देखते हैं हमारा कांस्टेंट इंथैल्पी प्रोसेस। देखिए जो कांस्टेंट इंथैल्पी प्रोसेस होता है उसको थ्रोटलिंग प्रोसेस के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है। अब ये थ्रोटलिंग प्रोसेस क्या होता है, तो क्या होता है कि जैसे जब स्टीम को बहुत ही नैरो जो ऑरिफिस होता है या नैरो पास होता है, उसमें एक कांस्टेंट प्रेशर के अंदर में जब उसको पास कराया जाता है, मतलब ये मान के चलिए कि स्टीम को बहुत पतली पाइप से अगर हम पास कराएंगे तो उससे क्या होता है कि उसके कारण उसका जो प्रेशर का लॉस बहुत ज्यादा होता है। क्लियर है। तो उसके कारण हमारा क्या होता है कि जो स्टीम का जो कंडीशन होता है, मतलब अगर वो वेपर फेज में रहता है तो इतना बारीकी से जब पास कराया जाता है तो वो किसी न किसी तरीके से वो सैचुरेटेड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रोटलिंग प्रोसेस। और हमेशा याद रखिएगा ये थ्रोटलिंग प्रोसेस जो होता है वो एक इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। बाकी देखिए आपको रिवर्सिबल प्रोसेस जहां पे आपको एक कंटिन्यूअस लाइन देखने को मिलेगा तो वो पर्टिकुलर प्रोसेस जो होता है वो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। लेकिन जहां पर अगर आपको डॉटेड लाइन से अगर कहीं शो किया जा रहा है तो इसका मतलब आप वो समझ लीजिए कि दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इज इरिवर्सिबल। मतलब कभी भी डायग्राम में अगर डॉटेड लाइन दिखा रहा है इसका मतलब ये हुआ कि वो इरिवर्सिबल प्रोसेस को शो कर रहा है। और अगर एक कंटिन्यूअस लाइन से अगर किसी प्रोसेस को दिखाया जा रहा है तो वो पर्टिकुलर प्रोसेस रिवर्सिबल होता है। तो जो हमारा थ्रोटलिंग प्रोसेस होता है इट इज अ इरिवर्सिबल प्रोसेस। और इसमें क्या होता है, स्मॉल नैरो पाइप में जब हम लोग स्टीम को पास कराते हैं तो उसके प्रेशर में बहुत ज्यादा लॉसेज होता है, उसमें फ्रिक्शन का टर्म्स आ जाते हैं और वो फ्रिक्शन के कारण क्या हो जाता है कि उसमें हीट लॉसेज भी, मतलब कि उसके टेम्परेचर में भी चेंज देखने को मिलता है। और ये पर्टिकुलर प्रोसेस में लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि ये कांस्टेंट इंथैल्पी प्रोसेस है, मतलब इंथैल्पी का लॉस नहीं होता है। क्लियर है। केवल और केवल फेज चेंज हमें देखने को मिलता है। क्लियर है। तो अगर हम टीएस डायग्राम में रिप्रेजेंट करें तो इस तरीके से यह एक इंक्लाइंड लाइन, इस तरीके से एक डॉटेड लाइन, इंक्लाइंड लाइन ऐसे देखने को मिलेगा। लेकिन जब हम लोग एचएस डायग्राम में देखेंगे तो क्योंकि इंथैल्पी कांस्टेंट है तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमें इस तरीके से देखने को मिलेगा। क्लियर है। तो यहाँ लिखा भी हुआ है इन दिस प्रोसेस फ्रिक्शन कन्वर्ट द काइनेटिक एनर्जी इनटू हीट एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस नो वर्क डन। इसमें कोई भी वर्क डन भी नहीं होता है और नहीं किसी तरीके का लॉस होता है। केवल क्या होता है, हमारा इंथैल्पी कांस्टेंट होता है, कोई वर्क नहीं होता है, कोई हीट लॉस नहीं होता है, बस ये फेज चेंज होता है। क्लियर है। तो फेज चेंज के लिए इसको यूज किया जाता है। अब हम लोग लास्ट देख लेते हैं कांस्टेंट इंट्रोपी प्रोसेस। तो ये तो आप लोग ऑलरेडी जानते ही होंगे कि कांस्टेंट इंट्रोपी प्रोसेस क्या होता है।
इसको आइसेंट्रोपिक प्रोसेस भी कहा जाता है। और इसका अगर हम डायग्राम देखें तो देखिए ये हमारा टीएस डायग्राम है और ये हमारा एचएस डायग्राम है। देखिए जो न्यूमेरिकल बनने के ज़्यादा चांसेस होता है वो जो इसके पहले जो 2 क्वेश्चन पढ़े उसके ऊपर ज़्यादा है। इसके लिए बस इतना ही सफिशिएंट है, या 1-2 न्यूमेरिकल्स बनेंगे तो वो हम लोग देख लेंगे। बट वो 2 प्रोसेस में हमेशा इंपॉर्टेंट है कि उसमें हीट ट्रांसफर पूछेगा, वर्क डन पूछेगा, इंटरनल एनर्जी पूछेगा, चेंज इन एंथैल्पी पूछेगा। और यहाँ पे ऐसा कोई खास बनता नहीं ये क्वेश्चंस, तो बस हम लोग इस प्रोसेस को बस देख लिए इस पर्टिकुलर डायग्राम के थ्रू कि एचएस डायग्राम में इस तरीके से डायग्राम बनेगा, और अगर कांस्टेंट एंथैल्पी प्रोसेस है तो इस तरीके से हमारा डायग्राम बनेगा। क्लियर है ये? तो इस तरीके से ये हमारा जो प्रोसेस वाला पार्ट है वो कंप्लीट होता है। अब हम लोग एक मेजर टॉपिक जो है वो रैंकाइन साइकिल के बारे में पढ़ते हैं कि रैंकाइन साइकिल होता क्या है। तो देखिए ऐसा अगर डायग्राम जो अगर आप देख रहे होंगे तो ये हम लोग पहले से भी अवेयर हैं। यह एक क्या है, एक तरीके से स्टीम पावर प्लांट का ये डायग्राम है। क्लियर है? जहाँ बॉयलर है, टरबाइन है, कंडेंसर है और हमारा पंप है। क्लियर है? तो इसी के ये जो स्टीम पावर प्लांट है, ये स्टीम पावर प्लांट एक पर्टिकुलर साइकिल पे वर्क करता है जिसको हम लोग बोलते हैं रैंकाइन साइकिल। क्लियर है? अब हम लोग देखेंगे कि रैंकाइन साइकिल होता क्या है। तो देखिए ये जो रैंकाइन साइकिल होता है ये यहाँ पे ये एक अलग अलग जो 2 आपका रिवर्सिबल इंट्रोपिक प्रोसेस, रिवर्सिबल आइडियाबैटिक प्रोसेस से मिलके बना रहता है और 2 कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस से मिलके बना हुआ रहता है। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखिए यहाँ पे जब ये अगर टीएस डायग्राम में इस तरीके का अगर लाइन जा रहा है इस तरीके से, तो ये क्या होता था, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस को शो करता था, याद आ रहा है। और अगर डोम के अंदर में अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन है तो ये कांस्टेंट टेम्परेचर एज वेल एज कांस्टेंट प्रेशर लाइन को बता रहा है। तो रैंकाइन साइकिल जो होता है वो 4 पर्टिकुलर प्रोसेस से मिलकर बना रहता है, जिसमें 2 जो प्रोसेस होता है वो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस पे होता है और जो 2 प्रोसेस होता है वो रिवर्सिबल आइडियाबैटिक प्रोसेस के लिए होता है। क्लियर है? तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा प्रोसेस 1 से 4 और 2 से 3 ये हमारा कैसा है, ये हमारा जो प्रोसेस हो रहा है वो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस से मिलके बना हुआ है। क्लियर है? जबकि अगर हम 1 से 2 और 3 से 4 को देखें तो ये दोनों जो है वो हमारा क्या है, रिवर्सिबल आइडियाबैटिक प्रोसेस से मिलके बना हुआ है। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। क्लियर है? यानी कि रैंकाइन साइकिल क्या होता है, रैंकाइन साइकिल जो होता है वो 4 पर्टिकुलर प्रोसेस से मिलके बना हुआ रहता है, जिसमें 2 कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होता है और 2 रिवर्सिबल आइडियाबैटिक प्रोसेस होता है। एक्चुअली होता क्या है, अगर मैं इसका वर्किंग समझाऊंगा आपको तो देखिए ये जो बॉयलर होता है तो बॉयलर में हम लोग जानते हैं क्या होता है, स्टीम जनरेट होता है। तो जब ये बॉयलर में स्टीम जनरेट हो जाता है तब ये बॉयलर को हम लोग स्टीम को हम लोग टरबाइन के पास लाते हैं। अब ये टरबाइन में जो स्टीम आएगा वो 3 अलग अलग केस में आ सकता है। या तो वो स्टीम की क्वालिटी होगी ड्राई सैचुरेटेड, तो अगर ड्राई सैचुरेटेड रहेगा तो उसको एक्सपांड करेंगे तो कैसा हमारा डायग्राम मिलेगा, 1 से 2 मिलेगा। क्लियर है? बट कभी ये भी हो सकता है कि हम उसको और ज्यादा ड्राई सैचुरेटेड को और ज्यादा हीट करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब वो सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर उस टरबाइन के पास आएगा तो तब उसको जब हम लोग एक्सपांड करेंगे तो हमारा जो प्रोसेस हो जाएगा वो क्या मिलेगा, 1 से 2, मतलब अब यहां से एक्सपांड करेंगे यहां पे। क्लियर है? लेकिन हो सकता है कि कभी कभी स्टीम को उतना ज्यादा हीट नहीं किया जाता है और अगर वो वेट रीजन में ही रहे, इवन पूरी तरीके से वो स्टीम में कन्वर्ट नहीं हो, वो लिक्विड एज वेल एज जो हमारा स्टीम है या वेपर है वो दोनों का मिक्सचर हो, तो उस कंडीशन में अगर हम टरबाइन में एक्सपांड करेंगे तो हमें 1 और 2 प्रोसेस के थ्रू वो एक्सपांड होगा। तो मतलब जब टरबाइन में हम लोग स्टीम को एक्सपांड करते हैं तो वो रिवर्सिबल आइडियाबैटिक प्रोसेस के थ्रू उसको एक्सपांड किया जाता है। क्लियर है? तो वही हमने लिखा है कि इन रैंकाइन साइकिल द स्टीम जनरेटेड फ्रॉम बॉयलर एंड अप्रोचिंग द टरबाइन में बी ड्राई सैचुरेटेड। तो ड्राई सैचुरेटेड है तो इसको स्टेट 1 से हमने शो किया है, अगर वो सुपर हीटेड स्टेट है तो उसको 1 से हमने शो किया है, और अगर वो वेट रीजन में है, वेट कंडीशन में है तो उसको हमने 1 से शो किया हुआ है। क्लियर है?
then the turbine in expand in steam is expand in turbine reversibly and adiabatic फ्रॉम स्टेट 1 से 2। तो अगर वो ड्राई सेचुरेटेड रहेगा तो 1 से 2 इस तरीके से आएगा, अगर सुपर हीटेड रहेगा तो 1 डैश से 2 डैश आएगा, और अगर वो वेट रहेगा तो 1 डबल डैश से 2 डबल डैश के लिए आएगा। क्लियर है ये। अब एक बार जब हमारा जो स्टीम है वो टरबाइन में एक्सपांड हो जाता है तो देन उसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कंडेंसर लगा रहता है। कंडेंसर क्या करता है, वो स्टीम को कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस पे उसको कूल करता है, यानी उससे हीट को निकाल के एटमॉस्फेयर को देता है ताकि वो यहाँ पे कूल होके यहाँ पे पॉइंट 3 पे पहुँचता है, और पॉइंट 3 पे उसका जो स्टेट रहता है वो केवल और केवल एक लिक्विड फेज रहता है। अब देखिए ये लिक्विड फेज में हम लोग क्यों लाते हैं, क्योंकि अगर हम पंप यूज कर रहे हैं और उसमें कहीं ना कहीं वेपर होगा तो आप सुनेंगे ना कि एयर ले लिया, ऐसे कुछ बोलते हैं। तो अगर उसमें वेपर का कंडीशन रहेगा तो अब उसमें एयर लेने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, इसीलिए। और पंप केवल और केवल लिक्विड को पंप कर सकता है, अगर वेपर को पंप करना होगा तो उसके लिए कंडेंसर लगाया जाएगा। तो जब यहाँ पे लिक्विड एज वेल एज वेपर दोनों का मिक्सचर रहेगा तो फिर तो हम तो कोई भी यूज नहीं कर पाएंगे, ना कंडेंसर यूज कर पाएंगे ना पंप यूज कर पाएंगे। तो इसीलिए हम लोग कंडेंसर में क्या करते हैं कि एक टरबाइन में जो भी एग्जॉस्ट निकलता है उसको हम लोग कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस पे कूल करते हैं, उसको हीट एक्सट्रैक्ट करते हैं ताकि वो पूरी तरीके से सेचुरेटेड लिक्विड या ये बोल सकते हैं कि लिक्विड में वो कन्वर्ट हो जाए। एक बार जब वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है तो देन अगेन उस पर्टिकुलर जो भी वाटर रहेगा उसको बॉयलर में हम लोग फीड करते हैं विद द हेल्प ऑफ पंप। और ये जो पर्टिकुलर प्रोसेस होता है जो पंप में वर्क करता है वो वर्क करता है रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के ऊपर में। अब एक बार जब वाटर को हमने बॉयलर में फीड कर दिया तो बॉयलर में उस पर्टिकुलर वाटर को कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस पे हीट सप्लाई किया जाता है, यानी यहाँ पे हम लोग हीट सप्लाई कर रहे हैं और फिर उसको किसमें कन्वर्ट करते हैं, हम लोग स्टीम में कन्वर्ट करते हैं। और जब स्टीम जो है अब मान लीजिए कि यहाँ पे एक्सपांड हो रहा है तो यहाँ से हमें वर्क मिलता है जिसको WT के नाम से भी बोल सकते हैं। और क्योंकि यहाँ पे पंप है तो पंप को हमें वर्क देना पड़ेगा तो इसको WP के नाम से जाना जाता है। तो अगर ये कोई कभी पूछा जाएगा कि टोटल वर्क कितना आपको मिला तो W नेट कितना हो जाएगा कि जितना हमने टरबाइन से हमें मिला और उसका कितना पार्ट हम पंप को दे रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो W नेट हमारा क्या हो जाएगा, W नेट हो जाएगा W टरबाइन माइनस W पंप। और अगर हम ये बात करें कि कितना हमने हीट सप्लाई किया तो हीट सप्लाई हमारा टोटल कितना हो जाएगा, फ्रॉम प्रोसेस 1 से लेके 4 तक हमने कितना हीट सप्लाई किया। क्लियर है ये। तो अगर हम इस रैंकाइन साइकिल की इफिशियंसी का बात करें, इफिशियंसी ऑफ रैंकाइन साइकिल, तो ये हमारा रैंकाइन साइकिल का इफिशियंसी क्या होता है, या किसी भी इंजन का इफिशियंसी क्या होता है, कितना हमें आउटपुट मिला और उसके लिए हमें कितना इनपुट देना पड़ा। तो देखिए आउटपुट हमारा क्या मिला W नेट, तो W नेट इफिशियंसी क्या हो जाएगा हमारा W नेट डिवाइडेड बाई Q हीट सप्लाई। तो अगर हम W नेट का बात करें तो क्या हो जाएगा WT माइनस WP डिवाइडेड बाई हमने कितना हीट सप्लाई किया Q फ्रॉम प्रोसेस 1 से 4 तक कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में जितना भी हीट सप्लाई हमें किया तो वो हो जाएगा हमारा Q421। क्लियर है। तो इस तरीके से यहाँ से इफिशियंसी भी हम इस पर्टिकुलर रैंकाइन साइकिल का याद कर सकते हैं। तो अभी तक हम लोग स्टीम पावर प्लांट के बारे में देख रहे थे। अब ये जो स्टीम पावर प्लांट होता है ये एक्चुअली बेसिकली रैंकाइन साइकिल होता है जो कि 4 पर्टिकुलर प्रोसेस से मिलकर बना होता है, उसके ऊपर ये वर्क करता है। और यहाँ पे हमने उसका TS डायग्राम देखा कि अगर हमारा जो बॉयलर से जो स्टीम निकल के टरबाइन के पास पहुंच रहा है तो 3 स्टेज हो सकता है, या तो वो सेचुरेटेड हो तो सेचुरेटेड है तो 1 स्टेज पे रहेगा, अगर सुपर हीटेड हो तो 0.1 डैश पे रहेगा, और अगर वो वेट है तो वो 1 डैश पॉइंट पे रहेगा। देन उसको हम लोग क्या करेंगे, टरबाइन में रिवर्सिबली एडियाबैटिक प्रोसेस मतलब कांस्टेंट एंट्रोपी प्रोसेस के थ्रू उसको हम लोग एक्सपांड करेंगे। तो एक्सपांड करेंगे तो करस्पॉन्डिंग 0.2 डैश और 2 डबल डैश मिलेगा, मतलब कोई भी हो सकता है। अगर वेट कंडीशन है तो ये वाला साइकिल को फॉलो करेगा, अगर ड्राई सेचुरेटेड है तो ये वाला ये वाले साइकिल को फॉलो करेगा, सुपर हीटेड है तो ये वाले साइकिल को फॉलो करेगा। अब एक बार जब वो टरबाइन से वो निकलता है तो उसको फिर हम लोग क्या करेंगे, कंडेंसर में उसको कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस पे कूल किया जाता है ताकि वो पूरी तरीके से क्या हो सके, लिक्विड में कन्वर्ट हो सके, तभी तो पंप कर पाएगा ना उस लिक्विड को पंप। तो अब जब एक बार वो पंप हो
मतलब लिक्विड में कन्वर्ट हो गया तो कंडेंसर से निकलने के बाद देन उसको पंप के थ्रू हम लोग बॉयलर में डालते हैं और बॉयलर में उसी पर्टिकुलर वाटर को स्टीम में कन्वर्ट किया जाता है एट द कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस बाय अप्लाइंग द हीट या सप्लाइंग द हीट। क्लियर है? तो ये रैंकाइन साइकिल के बारे में एक ओवरऑल हमने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया। अब इसके बाद जो है इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स बचता है। तो देखिए, या तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे या ऐसा करते हैं कि जो आगे बॉयलर वाला जो पोर्शन है उसमें जो भी क्लासिफिकेशन है, बॉयलर क्या होता है, क्या उसके एसेसरीज हैं, उसको पढ़ लेते हैं और वो कंप्लीट करने के बाद भी न्यूमेरिकल कर सकते हैं। तो कल डिसाइड करते हैं, देखते हैं कि क्या होगा। हाँ, उसके लिए न्यूमेरिकल के लिए हमें याद रखिएगा कि एक स्टीम टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं शो करके दिखाऊँगा कि कैसे स्टीम टेबल को देखते हैं। तो आप लोग जब भी क्लासेज होगा तो वहाँ पर क्या करिएगा, अब आप लोग मतलब एक परचेस करके रख लीजिए या कहीं से भी जुगाड़ करके रख लीजिए स्टीम टेबल का। क्यों? क्योंकि जो न्यूमेरिकल रहेगा उसमें हम लोग स्टीम टेबल का यूज़ करके उसको सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल को। तो आपके पास मैं थोड़ा टाइम भी दे देता हूँ, आप लोग स्टीम टेबल का जुगाड़ करके रखे रहिएगा और तब तक मैं बॉयलर का जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो नहीं तो हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है? तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखते हैं आगे का जो भी है टॉपिक। ठीक है, थैंक यू।